बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था कि सुबह सुबह ही बंगू साहब का मुलाजिम हमारे घर में आया और गरजदार आवाज़ में मुझ पर चिल्लाने लगा कि तेरा बाप कहाँ है। मैंने मुलाजिम से कहा कि वो माँ को अस्पताल लेकर गया है। आज सुबह माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो गुस्से से चिल्लाने लगा और कहा कि कई बार राजू को बता चुका हूँ कि अगर कहीं जाना हो तो अपने बेटे को हवेली भेज दिया करो। अब तुम्हारे बाप के हिस्से का काम कौन करेगा। मेरा बाप गांव के जागीरदार मुबारक भंगू के डेरे पर मुलाजमत करता था। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो भंगू साहब के माल मवेशियों को चारा डालता, उनके घोड़ों को नहलाता, मवेशियों को पानी पिलाता और बदले में अब्बा को माहाना तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि साल में 10 बोरियां गंदम की दी जाती थीं। अगर देखा जाए तो ये अब्बा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी। मैंने एक दिन अब्बा की माहाना तनख्वाह का हिसाब लगाया तो ये माहाना 4,000 रुपये से कोई ज़्यादा बनते थे, जबकि 12 घंटे की मुशक्क़त थी जिसने अब्बा को कमज़ोर कर रखा था। लेकिन चूंकि अब्बा भी भंगू साहब की रियाया में शामिल थे, लिहाजा उसके खिलाफ नहीं बोल सकते थे। सिर्फ अब्बा नहीं था, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको वो वडेरा इस्तेमाल करता, उनसे मुशक्क़त लेता। सिर्फ उनसे नहीं बल्कि उनके बच्चों से भी काम करवाता था और बदले में एक वक्त का खाना और सालाना गंदम की कुछ बोरियां मिलती, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी थी। गुजरते हुए वक्त के साथ महंगाई तो बढ़ रही थी, लेकिन वडेरे की तरफ से मिलने वाली गंदम की ये बोरियां उनकी तादाद में इजाफा ना हो सका। बंगू साहब के मुंशी ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। वो तंजिया लहजे में मुझसे कहने लगा, ये पढ़ लेकर तुम्हें क्या मिलेगा। आखिरकार तुमने अपने बाप की तरह भंगू साहब के और उसके बच्चों की खिदमत ही तो करनी है, क्योंकि सुबह सुबह किताबों का बोझ लिए तुम स्कूल जाते हो, अपने आप को हल्कान करते हो। अब मैं उसे क्या जवाब देता। एक तो वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे और दूसरा अगर मैं उसे कोई जवाब देता तो बदले में मुझे मार ही मिलती। वडेरे का मुंशी मुझसे कहने लगा, अच्छा जल्दी करो, अपने कांधे से ये बस्ता उतारो और अपने बाप की जगह पर अब तुम्हें ही हवेली में काम करना पड़ेगा। ज़्यादा काम नहीं, बस वडेरे के 30 मवेशियों को पानी पिलाना है, उनका गोबर साफ करना है और फिर तुम वापस घर आ सकते हो। ये सुनकर मैं हैरान हुआ। मैंने तो अपनी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजाए हुए थे जब से होश संभाला था। अब आपको अब्बा को मुशक्क़त करते हुए देखा था, जबकि मैं किसी सूरत उस वडेरे की गुलामी नहीं करना चाहता था। मेरी माँ भी हमेशा मुझे इसी बात का सबक देती थी कि बेटा तुम दिल लगा कर पढ़ो, हम तुम्हारी खातिर ये इलाका छोड़ देंगे। मैंने तुम्हारे बाप से भी बात की है, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए वो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हैदराबाद में उसका एक दोस्त है, वो हमें रिहाइश देगा, लेकिन इस गांव में 5 जमात से आगे तुम नहीं पढ़ सकोगे। मैं उस वक्त 4थी जमात का स्टूडेंट था। मैंने उस मुंशी से कोई बहस ना की और उससे यही कहा कि मैं आ रहा हूँ, बस मुझे कपड़े तब्दील करने दें। अब स्कूल की वर्दी में तो मैं काम नहीं कर सकता, एक ही वर्दी है मेरे पास। अगर ये ख़राब हो गई तो मेरा बाप मुझे नई वर्दी ख़रीद कर तो नहीं देगा। मुंशी मुझसे कहने लगा, बस जल्दी करो, ज़्यादा बातें ना करो, और भी मुझे बहुत सारे काम हैं जो मैंने निपटाने हैं। मैंने पुराने कपड़े पहने और मुंशी के साथ वडेरे की हवेली रवाना हुआ। वहाँ बहुत सारा काम था जो मैंने अपने बाप की जगह करना था। इतने सारे मवेशियों को पानी पिलाया, उनके सामने चारा डाला, मवेशियों को नीचे से गोबर साफ़ किया। जैसे जैसे मैं काम कर रहा था मुझे अपने बाप पर तरस आ रहा था। ये पहली बार नहीं था कि मैं अपने बाप की जगह काम कर रहा था, लेकिन इस बार काम कुछ ज़्यादा था। मेरा बाप माँ को डॉक्टर से चेकअप करवाकर दवाई लेकर वापस घर आया तो देखा कि मेरा स्कूल का बैग और वर्दी कमरे में पड़ी है। वो काफ़ी परेशान हुआ। हमसाये से पूछा तो उसने बताया कि भंगू साहब का मुंशी आया था, वो काफ़ी गुस्से में था और तैमूर को अपने साथ ले गया। अब्बा जल्दी से हवेली रवाना हुए। देखा कि मैं मवेशियों के दरमियान खड़ा हूँ, पसीने से शराबूर हूँ, तपती धूप में मैं काम कर रहा था, जबकि मेरे बाप ने मुझे जैसे ही देखा तो जल्दी से पानी वाला पाइप मुझसे लिया और कहा कि बेटा तुम घर जाओ, मैं आज मुंशी से बात करूँगा। ये कोई उम्र है तुम्हारी काम करने की, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है, अपने जीते जी तो मैं तुम्हें ऐसे काम नहीं करने दूँगा। जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और हाँ, आज जो तुमने स्कूल से छुट्टी की, लेकिन आइंदा कभी भी स्कूल से छुट्टी मत करना बेटा। मैं मास्टर साहब से बात करूँगा, अगर तुमने छुट्टी की तो वो तुम्हें सज़ा देगा। आज पहली बार ज़्यादा काम करने की वजह से मेरे हाथों पर छाले थे। मेरे बाप ने मेरे हाथों का बोसा लिया और कहा, घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।
अब्बा ने मुंशी से जावेद से कहा कि जो भी हुआ आइंदा तो मेरे बेटे को यहाँ हवेली मत लाओगे। मैं इसे इस माहौल से दूर रखना चाहता हूँ। मैं वडेरे का मुलाजिम हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो नहीं। ये उम्र पढ़ने की है, खेलने की है, ना कि मुशक्क़त करने की। मुंशी जावेद ने अब्बा को गिरबान से पकड़ा और कहा कि मेरे साथ ज़ुबान चलाते हो, आज तो मैं भंगू साहब को तुम्हारी शिकायत ज़रूर करूँगा। तुम्हारी ज़ुबान काफ़ी तेज़ चल रही है। मैं तुम्हारे दादा से वाकिफ़ हूँ, वो इसी हवेली में काम करते थे, तुमसे ज़्यादा मुशक्क़त करते थे। तुम्हारा बाप भी सारी ज़िंदगी वडेरे का ग़ुलाम रहा और तुमने भी अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ हवेली में गुजारी। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारा बेटा यहाँ काम नहीं करेगा। तुम लोग नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम हो हमारे। मिट्टी के बर्तन बनाना और भंगू साहब की खिदमत के अलावा तुम्हें काम क्या आता है? मुंशी के मुंह में जो आया उसने अब्बा से कहा और अब्बा चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। मैं घर आया तो मेरी माँ ने मुझे गले से लगाया। उसे बहुत तेज़ बुखार था। मैंने माँ से कहा, माँ आपको तो तेज़ बुखार है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अब मैंने तुम्हें देख लिया, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम मेरी इतनी ज़्यादा परवाह मत किया करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बस अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दो बेटा। मास्टर साहब तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। बस वो तुम्हारे बाप से यही कह रहे थे कि तैमूर को छुट्टी करने मत देना, कोशिश करें कि वो सारी क्लासेस अटेंड करे। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज भी तैयार होकर मैं स्कूल जा रहा था, लेकिन फिर मुंशी हमारे घर आया और उसने मुझे अब्बा की जगह काम करने पर मजबूर किया। मैं अपने हाथ माँ से छुपाना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी माँ थी, मुझे समझती थी। मुझसे कहने लगी, तैमूर तुमने अपनी मुट्ठी क्यों बंद की है? ज़रा अपने हाथ तो खोलो। मैंने जैसे ही अपने हाथ खोले तो मेरी माँ की आंखों में आंसू जारी हो गए। वो कहने लगी, खुदा बेड़ा गर्क करे इस मुंशी का, आइंदा मैं अपने लाल को कभी भी हवेली नहीं जाने दूंगी। कितने नाजुक हाथ हैं मेरे बेटे के, कभी ज़िंदगी में इतना सख्त काम नहीं किया। 5वीं का रिज़ल्ट आया तो मैंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। मास्टर इनायत साहब ने मेरे बाप को मुबारकबाद पेश की और मेरे बाप को मशवरा दिया कि टाइम ज़ाया मत करो और अपने बेटे का शहर में जाकर स्कूल में एडमिशन करवाओ। तुम्हारा बेटा होनहार है, वालिदैन की इज़्ज़त करने वाला और अपने उस्तादों का एहतराम करने वाला है। अब्बा जान ने मेरा एडमिशन लड़काना के गवर्नमेंट हाई स्कूल में करवाया। यह नया माहौल था और मेरे लिए नए चैलेंजेस थे जिनका मैंने सामना करना था। अपने गांव को तो मैं लायक तरीन स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ शहर में कई ऐसे तालिब इल्म थे जो मुझसे भी ज़्यादा ज़हीन थे। अब मैंने पहले से भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। मेरे उस्ताद साहब ने शुरू से ही मुझे गाइड किया था कि बेटा मुकाबला करना अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी में कभी किसी से हसद मत करना, क्योंकि हसद इंसान को नुकसान पहुँचाता है, उसकी सलाहियत को ख़त्म कर देता है। मैं तो किसी के साथ मुकाबला में नहीं कर रहा था, बस मैं मेहनत कर रहा था। अपने वालिदैन अपने इलाके का नाम रोशन करना चाहता था और मेरी खुशनसीबी थी कि यहाँ भी मुझे अच्छे उस्ताद मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे गांव का वडेरा मुबारक भंगू तालीम के बहुत ख़िलाफ़ थे। वैसे तो अपनी तकारीरों में हमेशा यही कहते कि मैं अपने गांव के इस स्कूल को अपग्रेड करवाना चाहता हूँ। लड़कों के अलावा मैं लड़कियों की तालीम के बारे में भी बहुत संजीदा हूँ, लेकिन ये सारी तकारीर हकीकत पर मबनी नहीं थी। हकीकत तो ये थी कि वो किसी सूरत नहीं चाहता था कि गरीब का बेटा पढ़ लिख जाए। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर गरीब का बेटा पढ़ लिख गया तो इसके सामने कौन झुकेगा, उसकी मुलाजमत कौन करेगा। वो MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ना चाहता था, इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी तकारीर करता था। लेकिन कुछ ऐसे बाशऊर लोग ज़रूर थे जो उसकी हकीकत को समझते थे। इसकी तालीम दुश्मनी का सबसे बड़ा सबूत यही था कि जब अब्बा ने मेरा एडमिशन लाड़काना के हाई स्कूल में करवाया तो उसने अब्बा को अपनी बैठक पर बुलाया और फिर उससे कहने लगा, राजू और सुनाओ कैसे हो। अब्बा ने उससे कहा कि सही, बस आप लोगों के सहायता तले जिंदा हुए। मेरा बाप जानबूझकर उस वडेरे की खुशामद करता था ताकि कभी भी वो मेरी तालीम में रुकावट ना बने। वडेरे ने अब्बा से कहा कि सुना है कि तुमने अपने बेटे का हाई स्कूल में एडमिशन करवाया है। अब्बा ने कहा, जी सही, आपकी दुआओं से मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया है। मास्टर साहब ने भी मुझे यही मशवरा दिया है कि तैमूर की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दो। अब मैं एक गरीब कुम्हार हूँ जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मुशक्क़त करता है। ना मैं अपने बेटे को किसी एकेडमी में पढ़ा सकता हूँ और ना ही उसकी ट्यूशन की फ़ीस अदा कर सकता हूँ। बस एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया है। बच्चा मेहनत कर रहा है, बाकी अल्लाह मालिक है।
वडेरे ने मेरे बाप से कहा कि राजू तो सयाना है, मेरी बात गौर से सुन और समझने की कोशिश कर। बेटे को अपने साथ कभी कभी हवेली ले आया कर, उसे काम पर लगा, उसे सिखा के कैसे काम करना है। इस मुल्क के हालात से तो अच्छी तरह वाकिफ़ है, यहाँ नौकरी हासिल करना इतना आसान नहीं, बल्कि अब तो सरकार आहिस्ता आहिस्ता तमाम नौकरियों को ख़त्म कर रही है, सब इदारे प्राइवेट हो रहे हैं। तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर तो यही काम करेगा। ज़रा मेरी बात पर गौर कर, इस गांव का कौन सा ऐसा नौजवान है जो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना हो। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा, बेटी की तालीम के लिए जो पैसा तू लगा रहा है, ये पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर। कल को तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, उसको घर तूने रुखसत करना है। तो मेरी बात समझ रहा है ना? मेरे बाप ने कहा, जी सही, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ। मास्टर साहब कहता है कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। मैं तो उसे इसलिए तालीम दिलवा रहा हूँ कि वो अच्छा आदमी बने, बाकी रिस्क देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। नासिर साहब का नाम सुनते ही बंगू साहब के चेहरे पर जलाल आया और फिर कहने लगा कि उस मास्टर साहब का भी इलाज करना पड़ेगा। क्या उसने हमारे इस गांव का ठेका उठा रखा है? उसने मुंशी को आवाज़ दी और फिर कहा कि ज़रा मास्टर साहब को तो मेरे बटेरे पर बुलाना, उससे यही कहना कि बंगू साहब ने तुम्हें याद किया है। मुंशी जावेद ने कहा, सरकार जो हुक्म, मैं उससे कहूँगा। आज तो वो अपने घर वापस चला गया है, कल जैसे ही वो स्कूल आएगा तो मैं उसे आपके सामने हाजिर करूँगा। वडेरे ने मेरे बाप से कहा, देख भाई राजू, मैं तुम्हारे भले की ही बात कर रहा हूँ। बेटे को 2-3 जमातें पढ़ा और फिर बस काम पर ही लगा। मेरी बात गौर करना, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मेरे बाप ने वडेरे से कहा कि साईं तैमूर अभी बच्चा है, उसे पढ़ने का शौक़ है, बस शहर में 2-3 जमातें पढ़ेगा तो उसका ये शौक़ पूरा हो जाएगा। आना तो उसने आपके पास ही है, आपके कदमों तले उसे जगह मिल जाए, मेरे लिए यही काफ़ी है। ये सुनकर बंगू के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। दिल में यही सोचने लगा कि आई बड़ी कुम्हार की औलाद, कभी कुम्हार की औलाद को तालीम याफ्ता होने नहीं दूंगा। हालांकि वडेरे के अपने बच्चे कराची के अच्छे और महंगे इदारों में तालीम हासिल कर रहे थे, हर तरह की सहूलत उन्हें मुयस्सर थी, लेकिन बस यही चाहते थे कि गरीब की औलाद कभी पढ़ लेकर ना जाए, वो हमेशा जहालत के अंधेरे में रहें। अब्बा वहाँ वडेरे के कदमों को छूता हुआ वहाँ से रुखसत हुआ और सारा गुस्सा यहाँ घर आकर ही उतारा। वहाँ वडेरे के सामने तो अब्बा कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ घर आकर उसने एक डंडा उठाया और चारपाई पर पड़ी रज़ाई को डंडे से मारने लगा। मेरी माँ अब्बा की इस हरकत पर हैरान हुई। वो अब्बा को मना कर रही थी कि राजू तुम्हें क्या हो गया है, रज़ाई को डंडे क्यों मार रहे हो, लेकिन अब माँ को कोई जवाब नहीं दे रहा था। काफ़ी देर तक वो रज़ाई को मारता रहा, फिर थक हार कर चारपाई पर बैठ गया और वहाँ माँ से यही कहा कि वडेरे की बातें मेरे दिल को जला रही थीं, मुझे उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अगर मैंने गुस्सा ना निकाला तो अंदर से मैं फट जाऊंगा। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? अरे औलाद तो इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होती है। कौन सा बाप होगा जो अपने औलाद के बेहतरीन मुस्तकबिल नहीं चाहेगा? मैं तो अपनी बेटी को भी पढ़ाना चाहता था, लेकिन यहाँ बेटी को तालीम का रिवाज नहीं। मेरी बेटी सितारा किसी से कम तो नहीं, वो भी अपने भाई की तरह ज़हीन है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में बंधे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मेरे बाप को तसल्ली दी और अब्बा से यही कहा कि राजू सब्र को, सब्र के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। मुंशी जावेद का एक भाई था जो कि आधा पागल था, सारा दिन गलियों में घूमता फिरता था। एक दिन मुबारक बंगू ने अब्बा को अपनी हवेली पर बुलाया और उससे यही कहा कि यकीनन तुम अपनी बेटी सितारा की वजह से काफ़ी परेशान हो। वो माशाल्लाह जवान हो चुकी है और बेटियां जब जवान होती हैं तब माँ बाप की परेशानी में इजाफा होता है, लेकिन तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सितारा के लिए मैंने एक लड़का मुंतखब किया है, मुंशी जावेद का भाई सोहेल तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। अब्बा ने वडेरे से कहा, लेकिन सही वो तो सारे दिन गलियों में घूमता है, गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उम्र में भी वो सितारे से कितना बड़ा है, वो मेरी बेटी का कैसे ख्याल रखेगा। वडेरे ने कहा, राजू तुम भी अक्ल से पैदा लो, सितारा अब मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। उसकी शादी का तमाम अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगा और सोहेल का इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। शहर में एक माहिर डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, क्यों जावेद? मुंशी जावेद ने कहा, जी सही, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा भाई तो लाखों में एक है, वो तो एक सीधा सादा सा इंसान है, बस लोग जब उसे तंग करते हैं तब उसका दिमाग घूम जाता है और वो लोगों को गालियां निकालना शुरू करता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, सितारा का बहुत ख्याल रखेगा।
ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। उसके बाद वडेरे ने मेरी तरफ देखा और कहा, राजू बस तू तैयार हो जा, 6 महीने के अंदर अंदर हम तुम्हारी बेटी की शादी करेंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। तुम्हारी बेटी यहाँ इसी गांव में हर वक्त तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। मेरा बाप एक बार फिर खून के आंसू रोता हुआ वहाँ से वापस घर आया। हर बार एक नया जख्म लेकर वो घर आता था। ये जख्म जिस्म पर नहीं बल्कि वडेरे की जुबान से चलाए गए तीर थे जो मेरे बाप के दिल पर असर करते थे। लेकिन मेरा बाप बिल्कुल बेबस था और वो किसी से कुछ नहीं कह सकता था। अब्बा ने माँ को बताया कि वडेरा सितारा की शादी मुंशी के भाई के साथ करना चाहता है। माँ भी ये सुनकर काफ़ी हैरान हुई और अब्बा से कहा कि हम अपने फूल जैसी बच्ची उस पागल को सौंप देंगे, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। अब्बा ने कहा, हाँ मैं भी ये सोच रहा हूँ, ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। बस 6 महीने से पहले ही हमें ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। मैं अब सारा मंसूबा बना चुका हूँ और ये बात किसी को मत बताना। ये एक ऐसा राज है जो मैं और तुम दोनों जानते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं जानता इस राज को। अगर हम अपने बेटे तैमूर का मुस्तकबिल चाहते हैं और अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो हमें ये कदम उठाना ज़रूर पड़ेगा। अपना ये वतन, अपना ये इलाका छोड़ना ज़रूर पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ हमने क्या पाया है, बाप दादा को भी इन्हीं की ग़ुलामी करते हुए देखा है और ख़ुद इन्हीं वडेरे को ग़ुलामी कर रहे हैं। अब कम अज़ कम अपने औलाद को तो उनके चुंगल से आज़ाद करवाना ज़रूरी है, वरना ये कभी हमें माफ़ नहीं करेंगे। ये बच्चे जिनकी आंखों में कई ऐसे ख्वाब हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं, जिनमें आगे आने के लिए काबिलियत भी है। 8वीं जमात में टॉप करने के बाद मैंने 9वीं जमात में एडमिशन लिया। स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से मुझे इनामात दिए गए। मुझे अभी तक याद है वो दिन जो मेरी ज़िंदगी का सबसे तारीख तरीन दिन था। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता था जिस दिन मेरे बाप का मजाक उड़ाया गया, मेरे बाप के साथ ऐसा सलूक किया गया जो कोई जानवर के साथ भी ना करे। स्कूल से छुट्टी हुई, मैं घर वापस आ रहा था कि मैंने देखा एक दरख्त के नीचे लोगों का हजूम था। मैं लोगों को चीरता हुआ आगे जाना चाहता था, लेकिन हजूम इतना ज़्यादा था कि मुझे माजरा समझ ना आया। लेकिन मेरे बाप की आवाज़ बुलंद हुई। दरअसल ये मेरे बाप की चीखें थी और मैं अपने बाप की आवाज़ को पहचान गया। लोगों को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो देखकर मेरी आंखें बाहर आ गई। जालिम वडेरे मेरे बाप को दरख्त के साथ उल्टा लटकाया हुआ था और मेरे बाप की पुश्त पर चाबुक मार रहा था। लोग इस लम्हे से महफूज हो रहे थे, ये नहीं जानते थे कि कल को उनके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा। यह हमारे माशरे की बहुत बड़ी खराबी है। जब तक दूसरा इंसान तकलीफ में हो वो लुत्फ उठाते हैं और जब खुद पर बुरा वक्त आता है तब उन्हें इस बात का एहसास होता है। मैं वडेरे की मिन्नत करने लगा, उसके सामने बैठ गया, लेकिन पाँव की ठोकर से उसने मुझे दूर फेंक दिया। मेरा बाप उसका पुराना मुलाजिम था, लेकिन आज मैं इसलिए वो मेरे बाप को सज़ा दे रहा था क्योंकि मेरा बाप इसके घोड़े को नहलाना भूल गया था। बस वडेरे का पसंदीदा घोड़ा था जिसको रोज़ मेरा बाप नहलाता था। आज माँ की तबीयत अचानक ख़राब हुई और इस वजह से मेरा बाप भूल गया इस घोड़े को नहलाना, जिसकी वजह से वो मेरे बाप को सज़ा दे रहा था। लोग मेरे बाप की इस हालत का मज़ा ले रहे थे, मुस्करा रहे थे। किसी के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी सिवाय अब्बा का एक दोस्त जो अब्बा का बहुत मुखलिस दोस्त था, और हम दोनों परेशान थे। अब मैं इतना भी बेगैरत नहीं था कि अपने बाप को इस हालत में देख सकूं। मैं जानता था मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं कि वडेरे का मुकाबला कर सकूं, लेकिन जो ज़िल्लत उसने मेरे बाप को दी मैं भी उसे ज़िल्लत देना चाहता था। लोग मोबाइल से मेरे बाप की वीडियो बना रहे थे। मैंने ज़मीन से मट्टी उठाई, वो मट्टी मुबारक बंगू के चेहरे पर डाली और फिर उसके बाल नोचे, उसे थप्पड़ मारता हुआ लोगों के हजूम के चीरता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ, जबकि बंगू के ख़ास मुलाजिम और बॉडीगार्ड मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। मैं मुसलसल भाग रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जाऊँगा। हाँ, अलबत्ता इतना मुझे एहसास ज़रूर था कि जो काम मैंने किया है अगर मैं पकड़ा गया तो शायद ज़िंदा नहीं बचूँगा। अचानक सब ख़त्म हो चुका था, मेरे वो ख्वाब, मेरे वालिद के ख्वाब। अब मेरी पढ़ाई का क्या होगा? क्या मैं दोबारा स्कूल में पढ़ सकूँगा या नहीं? अपनी तालीम जारी रख सकूँगा या नहीं? ऐसे सवालात मेरे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन मैं अपने किए पर बिल्कुल नहीं पछता रहा था। मैंने जो किया था बिल्कुल ठीक किया था। मैं अपने बाप को इस हालत में नहीं देख सकता था। मेरा बाप बहुत लाचार नज़र आ रहा था, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था वहाँ। मैं तो ये भी जानता था कि मेरे इस अमल के बाद मेरे बाप के साथ क्या सलूक होगा। मैंने अपने आप को दरख्तों के एक झुंड में छुपा लिया
کیونکہ میں مزید نہیں بھاگ سکتا تھا، اگر بھاگتا رہا تو پکڑا جاتا۔ میرا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وڈیرے کا ایک ملازم کہہ رہا تھا کہ اچھی طرح تلاش کرو، اگر وہ درختوں کے اس جھنڈ میں آ جاتے تو شاید میں فوراً پکڑا جاتا، لیکن شاید میری زندگی کے ابھی دن باقی تھے کہ وہ میرے پاس سے ہی گزرے، لیکن مجھ پر نظر نہ پڑی۔ وہ وہاں سے آگے چلے گئے، لیکن میں وہاں سے باہر نہ آیا۔ اب دن کی روشنی میں وہاں سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ میرا یہی ارادہ تھا کہ شام کے بعد یہاں سے اب باہر جاؤں گا۔ میری اس حرکت کے بعد وڈیرے غصے میں سے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ میرے باپ کا تشدد کر رہا تھا۔ ماسٹر عنایت کو جب اس واقعہ کا پتہ چلا تو خطرے کو بھانپتے ہوئے اس نے سب سے پہلے میری ماں اور بہن کی مدد کی۔ ماسٹر صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ وڈیرے سے بخوبی واقف تھے۔ عورت ذات پر تشدد کرنا یہ وڈیرے کا پرانا وتیرہ تھا، اور یہ اس وڈیرے کی چوتھی شادی تھی۔ پہلی 3 بیویوں میں سے 2 کو وہ مار چکا تھا، جبکہ ایک اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماسٹر عنایت صاحب رات کی تاریکی میں ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ میری ماں سے کہا کہ بہن جلدی سے تیاری کریں، وڈیرے کے آدمی تیمور کو کتوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں، اگر وہ نہ ملے تو وہ ستاروں اور آپ کو گرفتار کروا سکتے ہیں۔ میری ماں نے مختصر سنبھال لیا اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیے ماسٹر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یہ ماسٹر صاحب کا ہم پر ایک احسان تھا جس کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے تھے۔ اس نے میری ماں اور بہن کی آبرو بچائی۔ صادقہ آباد میں اس کے کچھ رشتہ دار تھے جہاں اس نے میری ماں اور بہن کو بھیجا۔ رات کی تاریکی میں اس جنگل سے باہر آیا اور ریلوے اسٹیشن روانہ ہوا۔ میرا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا، کسی بھی وقت مجھے پکڑا جا سکتا تھا۔ بس یہی اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح ٹرین آ جائے اور میں ٹرین میں سوار ہو جاؤں اور یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ رات 9 بجے ٹرین وہاں پہنچی تو میں کراچی جانے والی ٹرین پر سوار ہوا۔ دل میں کئی ارمان لیے، میں ایک ایسی منزل کی طرف جا رہا تھا جس کے بارے میں خود نہیں جانتا تھا۔ میں ٹرین میں بیٹھے مسافروں کو دیکھتا، ہر کوئی اپنے چاہنے والوں سے بات کر رہا تھا، انہیں اپنی آمد کی خبر دے رہا تھا، لیکن میں کیسے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں؟ نہ میرا کراچی میں کوئی اپنا تھا اور نہ ہی میں اپنے گھر کے حالات سے واقف تھا۔ راستے میں مجھ سے ٹکٹ مانگی گئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کر ٹی کانسٹیبل سے کہا کہ میری جیب میں تھی اور میں جان بچا کر کراچی جا رہا ہوں۔ ایک وڈیرے میرے باپ کو تھا، اس نے جب میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ دی اور کہا، جب کراچی ریلوے اسٹیشن پر اترنا تو کہیں جانا مت، تمہارا تو ادھر کوئی جاننے والا بھی نہیں، مجھ سے جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ میں کراچی پہنچا تو کانسٹیبل مجھے ایک ہوٹل پر لے گیا۔ اس نے مجھے ناشتہ کروایا، پھر ایک آدمی کو فون کیا اور بتایا کہ میرے ساتھ ایک مہمان ہے، تم فلاں ہوٹل پر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ رحیم نامی ایک شخص وہاں آیا۔ کانسٹیبل نے اس سے میری داستان سنائی اور کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا۔ چاچا رحیم نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، کل میں تمہیں صاحب جی کے پاس لے جاؤں گا جس کے بنگلے پر میں مالی ہوں۔ دوسرے دن چچا رحیم مجھے جج صاحب کی رہائش پر لے گئے۔ یہ ایک ریٹائرڈ جج تھا جس کا نام قاسم حسین تھا۔ وہ مجھے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بازار بھیجتا، میں ان کے لیے سبزی پھل اور باقی روزمرہ ضروریات کی اشیاء لے کر آتا۔ جج صاحب نے میری رہائش کا بھی بندوبست کیا۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ میں پرانا اخبار پڑھنے میں مصروف ہوں۔ وہ مسکرایا اور کہا کہ پڑھنا چاہو گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بس وہیں سے میری دوبارہ تعلیم کا سفر شروع ہوا۔ قاسم صاحب ایک شفیق انسان تھے، مجھے اسے موقع ملا اور اس سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب جج صاحب کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں کافی پریشان ہوا۔ ایک دم میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جج صاحب کے کمرے سے جھانک کر دیکھا تو وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں واپس جانے لگا تو اس نے مجھے بلایا۔ میں جج صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جج صاحب نے مجھے کہا کہ زندگی میں ایک بار مجھ سے غلط فیصلہ ہوا تھا، میں نے ایک شخص کو پھانسی کا حکم دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھا۔ اس غلط فیصلے نے میری راتوں کی نیند خراب کی، میرے دل کا چین سکون ختم ہو چکا تھا۔ اس کی پھانسی کے 1 ہفتے بعد اس کی بوڑھی ماں میرے دروازے پر آئی۔
وہ مجھ سے یہی کہنے لگے کہ تو نے مجھے جوان اولاد کا غم دیا، اللہ تجھے بھی غم ضرور دے گا۔ یہ اس بڑھیا کی بد دعا تھی کہ میرا بیٹا عین جوانی میں مجھ سے بچھڑ گیا۔ وہ کالج سے واپس آ رہا تھا کہ کار حادثے میں اس کی جان چلی گئی۔ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ مجھ سے جو بھول ہوئی، جو غلط فیصلہ ہو تو مجھے معاف کر دے۔ جج صاحب کی مہربانی سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر مقابلے کے امتحان میں پاس ہوا۔ جب میں ASP بھرتی ہوا تو جج صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اور میرے ماتھے کا بوسہ لے کر کہا کہ جو خواب میں نے اپنے بیٹے کے لیے دیکھا تھا، آج تو نے وہ خواب پورا کر دیا بیٹا۔ اب میرے پاس اختیار تھا، پاور تھی۔ میں 10 سال بعد اپنے وطن واپس لوٹا، لیکن میں اکیلا نہیں تھا۔ میں مقامی تھانے دار کے ساتھ ہی اس گاؤں میں گیا۔ ظالم جاگیردار نے میرے مظلوم باپ کو کتے کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پچھلے کئی سال سے وہ میرے باپ کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ میں نے مبارک بنگو اور اس کے خاص آدمیوں کو گرفتار کروایا۔ ہر اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا جس نے میرے باپ پر ظلم کیا تھا۔ میں نے ماسٹر عنایت صاحب کا شکریہ ادا کیا جس نے میری بہن اور ماں کی حفاظت کی۔ میرا باپ مجھے نہیں پہچان رہا تھا۔ پچھلے 10 سال سے جو اذیت اس نے جھیلی تھی اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا تھا۔ میں رو رو کر ابا سے کہتا کہ میں آپ کا تیمور ہوں، دیکھیے میں ایک پولیس آفیسر بن چکا ہوں، لیکن ابا مجھے کوئی جواب نہ دیتے، بس چپ چاپ خالی نظروں سے وہ مجھے دیکھتے۔ میں نے اپنے باپ کا علاج کروایا، اپنے خاندان کو واپس اپنے ساتھ کراچی لے گیا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ابا کی طبیعت پہلے سے بہتر ہوئی اور ذہنی کیفیت بہتر ہوئی تو مجھے گلے سے لگا کر بہت روئے۔ میرا یہ بکھرا ہوا خاندان مجھے واپس مل چکا تھا۔ مجھے ماسٹر صاحب کا دیا ہوا سبق آج بھی یاد ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا، کبھی ان کو تنہا مت چھوڑنا اور ظالم کو کبھی معاف نہ کرنا۔ دوستو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔